नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। रात के 9:30 बज चुके हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर 60 घंटे में चाइना और तुर्की के कई सैन्य विमानों की आवाजाही हुई है। पाकिस्तान में चीन और तुर्की की असामान्य सैन्य हलचल कई सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट्स हमें यह बता रही है कि चीन और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की पाकिस्तान में बार बार आवाजाही देखी गई है। सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं, कराची के मशहूर एयरबेस पर भी हलचल देखी जा रही है। सवाल यही है, आखिर नूर खान एयरबेस पर ऐसा क्या पहुंचाया जा रहा है जिसके लिए भारी सैन्य एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ रही है? क्या पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से फिर से मजबूत कर रहा है? और क्या चाइना तुर्की मिलकर पाकिस्तान के सैन्य नेटवर्क को नई ताकत दे रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर से डरा पाकिस्तान, क्या भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है? आज संशय इस बात पर। और आपको पता है, चीन तुर्की से हथियारों की डिलीवरी क्या हो रही है? चाइना और तुर्की की आवाजाही नूर खान एयरबेस पर देखी जा रही। और आज का मुद्दा यही है, पाकिस्तान के एयरबेस पर चीन और तुर्की के सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इस एयरलिफ्ट के जरिए पाकिस्तान को दर्शकों सैन्य सामान पहुंचाया जा रहा है? सुरक्षा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरणों की संभावित सप्लाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को फिर से मजबूत करने में जुटा है, उस वक्त चाइना और तुर्की की ये बढ़ी हुई सैन्य सक्रियता रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। चाइना और तुर्की और पाकिस्तान नूर खान एयरबेस क्यों आखिर खास है? रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सामान्य एयरबेस नहीं है, यह पाकिस्तान के सैन्य लॉजिस्टिक्स और एयर मोबिलिटी नेटवर्क का अहम केंद्र माना जा रहा है और सैन्य मुख्यालय के बेहद ये करीब है। यही वजह है कि यहां किसी विदेशी सैन्य विमानों की मौजूदगी अपने आप में बड़ा संकेत बन जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी एयरबेस पर चाइना के सैन्य परिवहन विमानों की आवाजाही ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान अपने अहम सैन्य ढांचे को फिर से मजबूत दर्शकों करने के लिए बाहर से तेजी से मदद जुटा रहा है? यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने के लिए चाइना, तुर्की, इन तमाम देशों से हेल्प ले रहा है। आखिर वहां नूर खान एयरबेस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लॉजिस्टिक्स की सप्लाई इसी एयरबेस पर होती है। नूर खान में तुर्की का सैन्य विमान, पाकिस्तान के नए नूर खान एयरबेस पर तुर्की का सैन्य परिवहन विमान उतरती है। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और तुर्की का सैन्य गठजोड़ और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की वायुसेना का A400M एटलस विमान नूर खान एयरबेस पहुंचा और फिर वापस लौटा। रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से आशंका जताई जा रही है कि तुर्की की तरफ से ड्रोन, हथियार और दूसरे सैन्य सामान पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं और यही नूर खान एयरबेस सिंदूर के दौरान भारतीय कार्रवाई का भी निशाना बना था। तो क्या तुर्की अब पाकिस्तान की सैन्य ताकत को फिर से खड़ा करने में मदद कर रहा है? आज इसी बात पर चर्चा होगी कि क्या पाकिस्तान की ड्रोन ताकत बढ़ाने की तैयारी में है तुर्की और चाइना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की मूल के ड्रोन सिस्टम का यहां पर रिव्यू किया था और आपको पता है इस्तेमाल भी किया था, जिसे भारत ने हवा में ही मार गिराया था। अब उसी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर तुर्की का सैन्य परिवहन विमान पहुंचा है। क्या इसे सिर्फ सामान्य सैन्य आवाजाही माना जाए या फिर पाकिस्तान अपने आप में कहीं ना कहीं क्षमता को दोबारा मजबूत कर रहा है? और वही कोशिश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच में ड्रोन तकनीक पर सहयोग पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख की तुर्की की कंपनी बायकर के चेयरमैन से मुलाकात भी हो रही है और इसी बढ़ते रक्षा सहयोग की ओर इशारा कर रही है। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ड्रोन ताकत बढ़ाने की तैयारी है, अब सवाल यह है कि मक्का समझौते के बाद में नया डिफेंस कनेक्शन क्या है दर्शकों, इस पर चलिए बात कर लेते हैं। सबसे अहम बात यह है कि नूर खान पर तुर्की के सैन्य विमान की आवाजाही ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में मक्का रक्षा समझौता हो चुका है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर अटैक तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान, तुर्की की कोई भी नई सैन्य गतिविधि सिर्फ दो देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि इसका क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या मक्का समझौते के बाद पाकिस्तान और तुर्की के बीच में रक्षा सहयोग अब अगले स्तर पर पहुंच रहा है? आज देखिए, आज बात इसी की, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ हो सकता है कि सैन्य गतिविधियों को पाकिस्तान अंजाम दे। चीन, तुर्की पाकिस्तान का नया सैन्य नेटवर्क है, इस पर चलिए बात करते हैं। पाकिस्तान की सैन्य ताकत के पीछे चीन पहले से सबसे बड़े रक्षा साझेदारी के रूप में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत के पीछे चाइना है और यह तो जग जाहिर है। अब जबकि तुर्की भी ड्रोन दे रहा है, नौसैनिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है और एयरस्पेस तकनीक में पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। इसी बीच 7 अगस्त को 2026 को पाकिस्तान
तुर्की और सऊदी अरब ने एक संयुक्त रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था, जिसको कहा जा रहा है मक्का समझौता। ऐसे में चीन की अलग यहाँ साझेदारी और तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य रिश्ते एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सवाल एक है कि क्या पाकिस्तान धीरे धीरे एक ऐसे सैन्य नेटवर्क का केंद्र बन रहा है जिसमें चीन की तकनीक और तुर्की के रक्षा समझा साथ साथ काम कर रही है। चीन की यहाँ पर तकनीक और तुर्की का रक्षा समझौता क्या साथ साथ काम कर रहा है। और देखिए, जैसा कि आज का हमारा मुद्दा बेहद अहम है, बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी सर। बहुत स्वागत है सोढ़ी सर आपका इंडिया न्यूज पर। और अरविंद सिंह तेजावत जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। अरविंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और पहला सवाल सोढ़ी सर आपसे मेरा होगा, ये जो मक्का समझौता है और जो नूर खान एयरबेस पर जिस तरीके से सैन्य यहाँ पर हलचल बढ़ी है, इसको पहले कैसे देख रहे हैं? और ये भी जरा बताइएगा, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब क्या कुछ नया प्लान कर सकते हैं? जय हिंद सृष्टि जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 23 सितंबर को मैंने लेख लिखा था कि इस्लामिक नाटो बनने वाला है और ये दो देशों के लिए बहुत दिक्कत होगी, इजराइल के लिए और भारत के लिए। और ये लेख मैंने 6 दिन बाद लिखा था क्योंकि 17 सितंबर को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक रक्षा संधि साइन की थी। और उसके ठीक 6 दिन बाद मैंने ये लेख लिखा। तब कई मेरे जान पहचान वालों ने जब ये लेख पढ़ा, वो मेरे पे हंसे, उन्होंने बोला ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप देखिए मेरा लेख और आंकलन कितना सही और सटीक निकला कि 7 अगस्त को जब तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मक्का पैक्ट साइन किया, वो असल में एक इस्लामिक नाटो है क्योंकि उसके अंदर एक क्लॉज है कि अगर एक देश पे हमला होता है तो हमला सारे देशों पे माना जाएगा। देखिए, जहां तक चीन की बात है, चीन और पाकिस्तान के जो मजबूत रिश्ते खासकर से हुए जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने 2013 में, दोनों देशों के मंसूबे साफ हैं कि वो भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे जो कभी भी 2030 के बाद हो सकती है, जो मैंने कई बार आपके चैनल पे भी इसके बारे में बोला है। अब क्योंकि तुर्की पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ये डेफिनेटली पॉइंट करता है कि आने वाले समय में कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए श्रुति जी, जब पिछले साल सिंदूर के 2 महीने बाद 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया था कि जब सिंदूर चल रहा था तो चीन पाकिस्तान को रियल टाइम लाइव इंटेलिजेंस दे रहा था और चीन पाकिस्तान को एक लाइव टेस्टिंग लेबोरेटरी यूज करता है अपने हथियारों के लिए। हम सारे जानते हैं कि चीन अगले साल के अंत में ताइवान पे हमला करेगा, जिसकी पुष्टि अमेरिका के पेंटागन ने भी की है। और उससे पहले चीन पाकिस्तान के जरिए एक और हमला करवाएगा, आतंकवादी हमला जैसे पहलगाम का हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि फिर भारत सिंदूर टाइप कुछ करेगा। और इसका मकसद चीन का होगा कि जैसे पिछले साल पाकिस्तान ने जो भी हथियार भारत पे इस्तेमाल किए सारे चीन के थे, इस बार भी जो ऐसा कुछ होगा कुछ वक्त में, उसमें भी सारे हथियार चीन के टेस्ट होंगे। क्योंकि 1 मिनट और बस मेरे को देना, चीन की सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि अमेरिका जैसे अपने हथियारों को कॉम्बैट सिचुएशन में टेस्ट करता था, कोई भी दुनिया के युद्ध में अमेरिकी हथियार इस्तेमाल होते थे। चीन के साथ ये प्रॉब्लम थी क्योंकि चीन के हथियार कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, उनकी लाइव कॉम्बैट टेस्टिंग नहीं हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान के जरिए उससे ये मौका मिला, चाहे ये स्विफ्ट रिटॉर्ट हो जो 1 दिन के बाद हुआ था बालाकोट के ऑपरेशन सिंदूर, और अब ये एक और ऐसी कुछ कार्रवाई होगी। तो ये डेफिनेटली ये एक बिल्डअप है जो संकेत है कि आने वाले कुछ समय में कुछ ऐसा दोबारा होगा भारत। ठीक है, बिल्कुल। अरविंद सर, देखिए आप कैसे देख रहे हैं तमाम यहाँ पर रक्षा समझौते को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नया एलिमेंट तैयार हो रहा है और नूर खान एयरबेस पर इतनी ज्यादा हलचल, ये किस बात तरफ इशारा करती है कि भारत को सीरियस होना पड़ेगा या अभी उतना भाव देने की जरूरत नहीं इस मुद्दे को? क्या कहेंगे? देखिए शशि जी, ये बिल्कुल सही बात है जो सोढ़ी साहब ने कहा। हम दोनों ने ही इस तरीके के अलायंस की आशंका जताई थी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, और हमें उम्मीद थी कि अगर भारत इस अपॉर्चुनिटी को अगर कैश नहीं करता है और इजराइल से अगर उसके संबंध बहुत ज्यादा दोस्ताना बने रहते हैं, हाँ। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। जहां तक इसको इस्लामिक नेटो कहना है, इससे भारत को कितना डर है, तो फिलहाल हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम देश भी अगर मिल जाएं तब भी भारत की ताकत इनसे ज्यादा ही होगी। और ये तीनों देश भारत के लिए एक चैलेंज जरूर खड़ा कर सकते हैं, पर खतरा नहीं है। मतलब इतना तुरंत खतरा नहीं है कि भारत को बहुत चिंता करनी पड़े। और एक चीज हमें ये
देखनी चाहिए कि ये इस तरीके के जितने भी जो अलायंस बनते हाँ हैं हाँ हाँ। उसमें ये दरअसल कोल्ड वॉर के जमाने के नेटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट वगैरह ये सब हैं। तो उनका सीधा सीधा सा मकसद होता था कि जो लड़ाई चल रही है उसके लिए एक तरीके का वो डिटरेंस पावर क्रिएट करना, और वो डायरेक्टली लड़ाई में इन्वॉल्व थे। जब शांति का माहौल होता है, जैसे कि जहाँ सीधी सीधी लड़ाई का खतरा नहीं होता है, वहां पे इस तरीके के अलायंस का एक लिमिटेड ही मीनिंग होता है। आप देखेंगे कि हुतीज ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया, उसके बाद में पाकिस्तान या तुर्की की तरफ से कोई मदद ऑफर नहीं हुई, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डील होने के बावजूद अफगान लड़ाकों ने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई खास चिंता व्यक्त नहीं की गई। जी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खासकर इजिप्ट जो है इस समझौते में इसलिए नहीं आया कि कुछ लोग दबी स्वर से ये कहते हैं कि इसका रीजन भारत है। हालांकि इसको पूरी तरीके से सही मानना थोड़ा सा अति आत्मविश्वास हो सकता है, पर ये सच है क्योंकि भारत और इजिप्ट के संबंध बहुत पुराने समय से काफी मजबूत रहे हैं, और भारत का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है वहाँ पर। तो इजिप्ट बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा इसका, पर ईरान ने जरूर इच्छा जाहिर की थी पाकिस्तान के साथ ऐसे ही एक डिफेंस डील के लिए। पर पाकिस्तान की तरफ से कोई खास ज्यादा भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अगर इस तरीके के बनते हैं तो पाकिस्तान की खासकर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें स्वीकार्यता बढ़ेगी, और भारत के लिए वो डेफिनेटली चैलेंज होगा। और ये भी सच बात है कि चीन भारत को जरूर एंगेज करना चाहेगा। जी। ये जहां तक ड्रोन वगैरह है तुर्की से लेने की बात है, उसका एक सोनगार ड्रोन है जो वहाँ की कंपनी बनाती है, वो सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में गिने जाते हैं। तो वो पाकिस्तान इसलिए खरीदना चाहता है कि पाकिस्तान को आशंका है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक भारत पे होता है और या कोई भी किसी भी वजह से अगर भारत उस पर अटैक हम्म। करता है तो कम से कम उसकी तैयारी पूरी हो। और ऐसी कंडीशन में वह जो मल्टीपल अलायंस या जो रक्षा खरीद जो इतनी बड़ी तौर पे कर रहा है ताकि वो उसका जवाब दे सके और भारत के लिए एक चैलेंज पैदा कर सके, इसलिए ड्रोन खरीदने पे उसका ज्यादा जोर है। क्योंकि अगर मान लो भारत मिसाइल अटैक करता है बिल्कुल। तो उस कंडीशन में वह ड्रोन्स वगैरह करके भारत के लिए एक चैलेंज जरूर खड़ा करेगा। ओके। क्योंकि हम्म। जी, तो ये पूरी तरीके से पाकिस्तान के यहाँ है। तो कोई बहुत लंबी लड़ाई की गलती पाकिस्तान नहीं करेगा, पर वो अपने लिए एक तरीके से रक्षात्मक उपाय ढूंढ रहा है। और इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, खासकर भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको कह रहे हैं कि आप एक बार कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करिए, नहीं तो इसका फायदा जो है वो कुछ और लोग उठाएंगे। तो कम से कम पाकिस्तान से बातचीत जरूर की जाए। अभी खाली डीजीएमओ लेवल की बातचीत फ्रिक्वेंटली होती है, बाकी हमने जो हमारी जो वहाँ जो हाई कमीशन है उसमें भी डिप्लोमेट्स बहुत ही कम कर रखे हैं। इतने कम है कि वो केवल जो डेली काम काज जो है दिन का वही कर पाते हैं। तो सारे ही इस तरीके से संबंध खत्म करके नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उस कम्युनिकेशन गैप का फायदा कोई ना कोई उठाएगा जरूर। बिल्कुल। पर पर जो खासकर विदेश मंत्रालय के जो डिप्लोमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी नजर हैं और हम सब ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि क्या करते हैं। जी, सृष्टि जी। बिल्कुल सर। देखिए सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए रिपोर्ट्स में हमें यही बता रही है अरविंद सर कि कहीं ना कहीं अपने ड्रोन्स को बेहतर बनाने के लिए ये समझौता हो सकता है। सोडी सर, आई कम टू यू। सोडी सर, अगर बात की जाए कि ड्रोन्स में, चलिए ठीक है, उनको टेक्निक्स चाहिए और कहीं ना कहीं नई उपलब्धि हासिल करनी है क्योंकि पाकिस्तान अभी कमजोर देश है। अब ऐसे में वाकई आप दोनों ने एक बात कही कि बहुत ज्यादा सुरक्षा भारत के लिए कोई खतरा उस पर नहीं बरप रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कर्नल सर, अगर बात की जाए कि किसी एक देश पर अटैक बाकी तीनों देशों पर माना जाएगा, पाकिस्तान कितना खरा उतरेगा इस पर सर, क्या कहेंगे? ऋषि जी, अगर हम इतिहास में देखें 30 मई 1939 को हाँ। हिटलर की जर्मनी और मुसोलिनी की इटली में एक रक्षा संधि हुई थी जिसे पैक्ट ऑफ स्टील कहते हैं। उसमें भी ये क्लॉज था, एक देश पे हमला दोनों देशों पे माना जाएगा। बिल्कुल। जब हिटलर ने फैसला किया पोलैंड पे हमला करने के लिए, जिसे कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले जब उसने मुसोलिनी को फोन किया 25 अगस्त को, तो मुसोलिनी तैयार नहीं था। मुसोलिनी ने बोला कि नहीं, मेरे को 3 साल चाहिए तैयारी करने के लिए। हाँ। लेकिन क्योंकि ये लिखित संधि हो चुकी थी 30 मई को, तो जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया, तो मुसोलिनी को मदद करनी पड़ी हिटलर की। आगे क्या हुआ वो वाली कहानी अलग है, लेकिन हाँ,
एक लिखित अगर संधि होती है तो दोनों देश बाध्य होते हैं उसे अमल करने के लिए। देखिए, बिल्कुल। जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अब ये संधि हो रखी है तुर्की और सऊदी अरेबिया से, और जो अब भी खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश भी कभी भी इस संधि में साइन कर सकता है, वो भी चौथा देश हो जाएगा, और मिस्र तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार है। यानी ये जो 5 देशों की संधि एक बार साइन हो जाएगी, जो कि कुछ समय में ही होगी, डेफिनेटली अगर एक देश पे हमला होगा, बाकी 4 बाध्य होंगे अगर वो देश इनसे मदद मांगेगा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि एक छोटी वारदात करेगा पहलगाम टाइप, ताकि एक छोटा मोटा हमला हो, ताकि चीन के जो लेटेस्ट हथियार हैं वो टेस्ट हो, क्योंकि चीन का जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो ताइवान पे हमला करना, जो कि अगले साल के अंत में होगा। लेकिन जो बड़ा इनका सैनिक लक्ष्य है चीन और पाकिस्तान का, वो है टू फ्रंट वॉर भारत पे, जो कभी भी 2030 के बाद होगी। तो ये सारा जो समीकरण पाकिस्तान बना रहा है, वो टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान बेशक इन सारे देशों से मदद ले ना ले, हाँ। सैनिक तौर पे कि सैनिक ना बुलाए, लेकिन हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस का जो बाकी चीजें हैं वो डेफिनेटली लेगा। तो इससे हमें इमीडिएट खतरा तो नहीं है, लेकिन हमें खतरा है 2030 के बाद, जब कभी भी चीन और पाकिस्तान हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। चीन और पाकिस्तान, ठीक है सर। अरविंद सर, देखिए सोडी सर ने चाइना और पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि इसी सवालों का आप भी जवाब दीजिए। अगर बात करते हैं, चलिए चाइना को लेकर ही बात करना मुनासिब होगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो उतनी तरजीह देनी नहीं चाहिए अभी। पाकिस्तान तो खुद हाथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं कटोरा है उसके, और सैन्य कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए चाइना की मदद चाहिए, तुर्की की मदद चाहिए उसको ड्रोन के लिए। लेकिन सर अगर बात करते हैं चाइना की, चाइना सर गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ है, ये बात स्वीकार करना होगा हमें, और ये भी बात स्वीकार करना होगा कि हमसे वो आगे है। अब ऐसे में आप कैसे मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत को सुरक्षा के लिहाज से चाइना पर कितनी पैनी नजर और रखनी चाहिए? अरविंद सर। देखिए सृष्टि जी, मैं थोड़ा अलग तरह से सोचता हूँ, क्योंकि जो खासकर वेस्टर्न मीडिया है, हाँ। उसका स्वर लगभग यही है। वो मतलब इसी अंदाज में बात करता है, और खासकर क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा है वो वेस्टर्न मीडिया है, हाँ। इसलिए कभी कभी हम भी वैसी ही बातचीत करना शुरू करते हैं। देखिए, चीन बिल्कुल। के बारे में मुझे कोई दो राय नहीं है, ना कोई गलतफहमी है, क्योंकि जो चीन में जो तमाम लोग काम कर चुके हैं, फॉर्चुनेटली वो मेरे कांटेक्ट में भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, चीन को समझिए। चीन ने एक लंबे समय तक इस बॉर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया, लगभग 2 दशक तक। हाँ। चीन बॉर्डर डिस्टर्ब करना शुरू करता है जब यहाँ पे भारत में एक नए राजनीतिक दल की सरकार आती है। तो एक और ये इस सरकार का हमें ये पता है कि उसका जो खासकर अमेरिका की तरफ झुकाव है, वो पिछले कुछ दशकों में बढ़ा था, और इसके पीछे हेनरी किसिंजर वगैरह ये तमाम लोग जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, उन सबकी एक लंबी मेहनत है, 2-3 दशकों की मेहनत है। उसके बाद में भारत को लगा कि नहीं, अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश है, और क्योंकि भारत का व्यापार भी उसके साथ काफी बड़ी मात्रा में था, लगभग 1/5, तो फायदेमंद लगा। इसका ये हुआ कि चीन में एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई, और वो चीन ने कभी भी कोई फुल फ्लैश लड़ाई नहीं लड़ी है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो। और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट हर हाल में चीन को एंगेज करना चाहता है। गलवान के बाद में अमेरिका ने कोशिश की कि भारत और चीन आपस में उलझ जाए। ऐसा ही ताइवान के बारे में भी उसने कोशिश की, पर ताइवान पे वो अपने फाइटर जेट उसकी हवाई सीमा से गुजार के उसके हाँ। धमकी जरूर दे देगा, पर वो एंगेज नहीं होगा चीन। और ऐसे ही जापान के ऊपर से वो अपनी एकदम मिसाइलें गुजारता है ताकि उनको डरा सके। तो चीन की ये नीति रही है, क्योंकि लड़ाई होने पे चीन को कहीं से भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा। फायदा होता है लड़ाई होने पर यूनाइटेड स्टेट को, क्योंकि उसके हथियार बिकते हैं और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। बिल्कुल सही सर। अगर चीन ताइवान में उलझता है, तो उसके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, BRI से लेके सब कुछ, जो उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब धराशायी हो जाएगी। इसलिए पहली बात तो मुझे डाउट लगता है कि ताइवान पे अभी कोई उसका ऐसा कोई मूड है कि वह अपने आप को एंगेज करे। पर वो ये जरूर चाहेगा चीन कि भारत को पाकिस्तान के साथ एंगेज कर ले, अगर भारत चीन की नीतियों के अनुरूप नहीं चलता है। पर अगर भारत चीन से दोस्ती करना चाहता है, तो आप समझिए कि अगर भारत 2 कदम बढ़ाएगा, तो चीन भी 2 कदम बढ़ाएगा। इसकी वजह है, और इसका कुछ संकेत भी हमें साफ साफ देखने को मिला है। SCO मीटिंग में ट्रंप साहब से नाराजगी के बाद में मोदी साहब मिलने गए, शी जिनपिंग वगैरह एक
स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट मिला है। जी। पुतिन साहब ने तो अपने कार में ही बिठा लिया था। शी जिनपिंग ने उस समय पाकिस्तान के पीएम से बात तक करना ठीक नहीं समझा था, क्योंकि मोदी साहब थे वहां पे। क्योंकि ये देश चाहते हैं कि भारत उनके साथ हो, ताकि खासकर अमेरिका की ताकत को कमजोर किया जा सके। जैसे कि पाकिस्तान अपने आपकी सुरक्षा के लिए वो एक इस्लामिक नेटो जैसा चाहता है, तो वैसे ही चीन और रूस, ये तमाम देश ये चाहते हैं कि भारत की ताकत अगर उन्हें मिल जाती है तो वो यूनाइटेड स्टेट को रोक सकते हैं। भारत को तो खास फायदा नहीं है ये करने में। कारण ये कि अगर ऐसा होता है तो युआन जो है उसकी ताकत बढ़ेगी, हाँ। और उसके अलावा भारत का और अमेरिका का जो आपसी जो व्यापार है वो खत्म हो जाएगा। तो भारत तो एक इस पूरे जुए के खेल में हारा हुआ महसूस करेगा। इसलिए भारत को बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहा है कि हम आपके साथ हैं। पर अमेरिका का जिस तरीके से रवैया है, उसके बाद में समीकरण बदल सकते हैं। भारत के लिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वहाँ बेहतर लोग और बेहतर डिप्लोमेट्स होने चाहिए, जो फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन के साथ साथ कम से कम चीन की इस इनसिक्योरिटी को खत्म कर दें कि भारत उसके खिलाफ है। वो उसको यकीन दिलाना होगा हर हाल में चीन में कि हम दोनों साथ में अगर चलते हैं तभी हमें फायदा है। अगर हमारी भाषा अगर वही होगी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की भाषा है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ठीक है, सृष्टि जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। और सोनी सर, देखिए आपसे मेरा यही सवाल होगा, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और तुर्की को कितनी एक दूसरे की अभी जरूरत है। देखिए पाकिस्तान को तो जरूरत है, लेकिन तुर्की की क्या खास यहाँ पर जरूरत पाकिस्तान से है, वो जरा हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए। शिशी जी, तुर्की को जो पाकिस्तान की जरूरत है, हाँ। वो उसका लक्ष्य क्लियर है कि फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में बनाना है। अच्छा। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो इस्लामिक नाटो या मक्का एग्रीमेंट, जो भी उसको हम शब्द दें, इससे दो देशों पे प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, भारत पे और इजराइल। जी जी। और जैसे अमेरिका ईरान से युद्ध हार चुका है और ईरान मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्रीय शक्ति बन चुका है, अब जितने वहां अरब देश हैं उनका हौसला बहुत बढ़ चुका है। और जैसे मैंने कई बार आपके चैनल पे भी कहा है कि ये आखिरी जंग नहीं है मिडिल ईस्ट में, इसके बाद एक और जंग होगी, लेकिन वो जंग की शुरुआत ईरान करेगा और ये सारे अरब देश उस जंग में कूदेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य होगा इजराइल को दो टुकड़ों में करना और फिलिस्तीन को एक आजाद देश में बनाना। तो डेफिनेटली जो तुर्की का जो मेन एम है वो है फिलिस्तीन बनाना। अच्छा। जो पाकिस्तान का एम है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भारत के ऊपर। तो ये जो समीकरण बन रहा है, इससे दो ही देशों पे प्रभाव आने वाला है, एक है भारत, दूसरा है इजराइल। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, एक प्रसिद्ध कहावत है जो कहती है, यदि किसी देश पे युद्ध का 1% खतरा भी हो, उस देश को 100% तैयार रहना चाहिए। आज हम पे चीन और पाकिस्तान के टू फ्रंट वॉर का खतरा है। ये अब नहीं है, लेकिन 2030 के बाद कभी भी होगा। हमें याद होगा पिछले साल 8 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, थे और अभी कुछ समय पहले रिटायर हुए, उन्होंने बयान दिया था पिछले साल कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का समीकरण बन रहा है, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेगा। हम समझ सकते हैं अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऐसे बयान दे रहे हैं तो इसके मायने कितने गंभीर हैं। ठीक है, सोनी सर, अरविंद सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में अपनी जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।